हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 22 लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है 261। बोल रहा है द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। दिया हुआ है जीएफएचएफ और पूछ रहा है कि ये किस टाइप का सिस्टम होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं, रूथ एरे लगाते हैं। रॉथ एरे के लिए सबसे पहले नंबर आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जी एफ एच एस इक्वल टू 0। देखिए जी एफ एच एस तो यहाँ दिया हुआ है ये, तो यहाँ आप भर दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 इंटू एफ प्लस 2 अपॉन एफ प्लस 1 एफ प्लस 3 और एफ माइनस 5। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका आ जाएगा एफ क्यू माइनस एफ स्क्वायर माइनस 7 एफ प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होती है कि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। अगर कोफिशिएंट किसी का भी एक ही साइन में होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो सारे का निगेटिव, पॉजिटिव है तो सारे का पॉजिटिव। अगर चेंज होती है तो क्या हो जाती है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ये तो डायरेक्ट कोफिशिएंट देखकर बता दिए, और नहीं तो आप रूट हर्विज लगाइए तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 7 माइनस 1 5 एफ के पावर 1। ये वाले हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं ये सेकंड वाला का क्या निगेटिव साइन आ गया, पॉजिटिव टू निगेटिव एक साइन चेंज हो जाएगा। अभी और लिखेंगे तो मान लीजिए ये साइन चेंज हो जाता है तो क्या वो रूट राइट साइड में चला जाता है और सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये देखिए 262 the root of closed loop characteristic equation of the system in the figure are। देखिए ये दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसका रूट क्या होगा। तो ये देखिए ये ब्लॉक और ए ब्लॉक दोनों कैसे हैं, कैस्केडेड में है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल कैस्केडेड में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 45 हो जाएगा और नीचे एफ प्लस 15 एफ प्लस 1। आप बोले हैं कि अगर ये ओपन लूप में ये जीएफ का वैल्यू मान लीजिए हुआ टोटल, ये जीएफ हुआ। जब भी क्लोज लूप में हो यूनिटी फीडबैक के साथ तो क्या करते हैं, जो भी ऊपर वाला वैल्यू रहता है उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो भी डिनोमिनेटर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब इसके रूट पूछ रहे हैं तो क्या होगा, तो इसके रूट देखिए क्या होगा एफ स्क्वायर प्लस 16 एफ प्लस 15 प्लस 45 इक्वल टू 0। यही है एफ स्क्वायर प्लस 16 एफ प्लस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस 6 एफ प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू -6 आएगा और -10 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज गिवन बाय। एक देखिए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया हुआ है और इसका बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द सिस्टम स्टेबल। बोल रहा है ए का क्या वैल्यू रखे कि सिस्टम स्टेबल होगा। तो देखिए डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है कि अभी क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस टाइम था तो रूट हर्विज लगाकर हम लोग स्टेबिलिटी बता रहे थे। मगर डिस्क्रीट टाइम रहते हैं तो अलग अलग मेथड है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ज्यूरी टेस्ट। तो यहाँ क्या करते हैं, ज्यूरी टेस्ट लगाते हैं। तो ज्यूरी टेस्ट में रूल, अब ज्यूरी टेस्ट लगाइएगा और कोई भी मान लीजिए पोनोमियल आपका दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी आपका पोनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है कि अगर जेड का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसमें जो भी मान लीजिए आपका कोफिशिएंट आएगा तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे ए एन आया और फिर ये ए एन माइनस 1 आया। ये जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सारे का समेशन लीजिएगा तो डिफर क्या करता है कि अगर मान लीजिए -1 भरते हैं, -1 भरते हैं तो भी ये जितने ऐड करेंगे सारे का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए।
और तीसरा एक होती है कि आपका जो भी मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू आया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा इसका जेड के पावर नॉट वाला, वो आपका हमेशा लेस देन होना चाहिए एन से। तब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका एफ जेड दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस ए, यही दिया हुआ है। अब पहला कंडीशन लगाते हैं, क्या बोल रहा है 1 भर रहे हैं, 1 भरेंगे तो क्या होगा A1 होगा, A1 होगा, A होगा। इसको बोल रहा है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब A ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पे आया। सेकंड कंडीशन में देखिए बोल रहा था कि -1 के पावर n, n कितना है, मैक्सिमम कितना है 2 है, तो 2 भरिएगा और z का -1 लीजिएगा तो कितना आएगा 1 -1 प्लस a, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ ए नॉट लेस देन मॉड ऑफ ए एन। देखिए मॉड ऑफ ए नॉट क्या है, यहाँ पे ए है, ये लेस देन होना चाहिए किससे, ए एन, ए एन का क्या है 1 है कोफिशिएंट, जेड एन, जेड स्क्वायर का 1 है। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 का, देखिए एक लाइन पर ड्रा करते हैं, बोल रहा है कि ये -2 है, मान लीजिए आपका -2 से क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। फिर बोल रहा है 0 से भी बड़ा होना चाहिए, और यहाँ बोल रहा है 1 से क्या हो छोटा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 1 है, तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो आप कहाँ से लीजिएगा, इसके बीच में लीजिएगा, यानी 0 टू 1 के बीच में लीजिएगा। तो 0 टू 1 के बीच में कौन सा वैल्यू लीजिएगा, यानी बी लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 264 बोला है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड इज। देखिए जीरो ऑर्डर होल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये जीरो ऑर्डर होल्ड को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर लिखिएगा तो क्या होगा, यूटी, यूटी के फॉर्म लिखिएगा तो अब माइनस यू टी माइनस टी, और इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो क्या होगा, यूटी का क्या होता है 1/f, और इसका e टू दी पावर माइनस टी एफ बाई एफ। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ 1 माइनस ई टू दी पावर टी एफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ये जो भी है जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट या फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट, सेकंड ऑर्डर होल्ड सर्किट, ये हम लोग यूज करते हैं सैम्पलिंग जब करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, हमको कंटिन्यूअस सिग्नल ऑब्टेन करना है, उसके लिए क्या होती है कि मान लीजिए जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट है, कोई भी डिस्क्रीट मान लीजिए इस तरह का आपको इधर था, ये जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट में आप करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये स्टेप मिलेगा, फिर इसके बाद आएगा तो फिर ये मिलेगा, ये इस टाइप से मिलेंगे आपको। यही फर्स्ट ऑर्डर होल्ड रहता तो ये स्टेप मिल रहा है ना, ऐसे जा रहा है फिर यहाँ से ऐसे। ये फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है कि ये रैंप मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, जो भी रहती है रैंप की तरह चलती है। अगर यही पैराबोलिक की तरह चले तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर होल्ड सर्किट। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट है, यहाँ पे कैसे चलती है, जो भी आपका है दो फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 265 में बोल रहा है द आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपलिंग इंस्टेंट इज ए। देखिए टू कंसेक्यूटिव क्या है, एक ए कैसा चल रहा है रैंप की तरह, फर्स्ट ऑर्डर में रैंप की तरह चलता है, सेकंड में पैराबोलिक की तरह, यानी रैंप की तरह है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रैंप फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 बोला द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सैंपल डाटा सिस्टम इज गिवन, दिया हुआ है व्हाट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम। तो अभी जस्ट बताएं कि क्या यहाँ तीन कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि एफ जेड के जगह वो 1 भर रहे थे, तो जो भी आएगा क्या आएगा A2 A1 ए नॉट ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सेकंड क्या बोले थे कि -1 टू द पावर n, n का वैल्यू क्या है यहाँ 2 है मैक्सिमम, तो इसको 2 f -1, अगर -1 भरते हैं तो क्या आएगा A2 माइनस A1 प्लस A0, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या बोले थे कि जो भी A0 का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन होना चाहिए an, an के जगह पे यहाँ कितना है 2 है मैक्सिमम,
यानी इससे लेस देन होना चाहिए। तो आप देखिए कौन है, ए नंबर तो करेक्ट है, बी नंबर 2 नंबर भी करेक्ट है, और 3 में देखिए 3 नंबर भी आपका करेक्ट है, यानी 1 2 3 तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख क्वेश्चन नंबर 267 बोल रहा है व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन पी जेड बाई आर जेड ऑफ सैंपल डाटा सिस्टम एज फोन बिलो। ये दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो ऑर्डर होल्ड का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यही होता है जीरो ऑर्डर होल्ड का। और मान लीजिए यहाँ एक दिया हुआ है तो उसको मान लेते हैं जीपी, जीपी इक्वल टू कितना दिया है 1/f+1। अब ये दोनों का कैस्केडेड कर दीजिएगा तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर होल्ड इनटू जीपी। मगर ये कैसा देगा आपको, ये देगा लैप्लास डोमेन में। यहाँ पूछ रहा है जेड, ये ट्रांसफर फंक्शन जेड डोमेन में क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जो भी जीरो ऑर्डर होल्ड का क्या है 1 माइनस वी टू द पावर माइनस एस टी, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/f इंटू f+1, यही होगा। देखिए एक इसमें आती है कि जेड को ई टू दी पावर एस टी ये लेते हैं, तो आप इसको रिप्लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/f इंटू f+1। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा तो कितना आएगा 1/f माइनस 1/1+f। ये देखिए ये क्या होती है, यूटी होती है, और यूटी का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूटी का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपॉन z-1। और ए वाले टर्म क्या बन जाएगा आपको ई टू दी पावर माइनस टी यू टी। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड अपॉन जेड माइनस ई टू दी पावर टी। तो यही अगर यहाँ लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नीचे में z-1 जेड ई टू दी पावर माइनस टी, और ये ऊपर में बचा रहेगा आपका 1 माइनस जेड इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक जेड इधर आ जाएगा, ये कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे जेड ई टू दी पावर माइनस टी माइनस z+1, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जेड से ये जेड कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/z इंटू जेड अपॉन z-1, और इस वाले में क्या बच गया है आपका 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। देखिए ये वाले दोनों सेम है, ये अगर एलसीएम लीजिएगा तो z-1/z, जेड इससे जेड कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, यानी ये दोनों सेम है। तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन जेड माइनस ई टू दी पावर, ये वाला आ गया, यानी ये किस नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 फॉर द गिवन सैंपल डाटा सिस्टम द जेड ट्रांसफॉर्म इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ होती क्या है कि मान लीजिए इसमें यहाँ आर एफ है, अगर ये सैंपल करते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा आर एफ स्टार, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आउटपुट मिल रहा है C1F, तो अगर ये सैंपल करते हैं तो क्या मिलेगा C1F स्टार, और यहाँ फाइनल आउटपुट मिल रहा है। अगर इसको जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आर स्टार एफ को ही बोलते हैं हम लोग आर जेड, अगर इसको बोलिएगा तो यहाँ C1Z, इसको अगर यहाँ लिखिएगा तो CZ। हमको क्या चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए आर जेड और CZ के बीच में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं C1F को क्या लिख सकते हैं RF स्टार इंटू G1F लिख सकते हैं, और इधर भी सैंपल करते हैं मान लीजिए
ये हो जाएगा। इसको पहले से एक बार और सैंपल कीजिएगा तो वही सेम रहता है। उसी तरह Pf को क्या लिख सकते हैं? तो Pf इक्वल टू हो जाएगा P1 F स्टार इंटू G2 F। तो यहाँ पे अगर इसको भी करते हैं सैंपल तो क्या हो जाएगा? P1 स्टार इंटू G2F। मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए P1 F स्टार के वैल्यू यहाँ इक्वेशन में है, यहाँ अगर रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? R1F स्टार इंटू G1F स्टार इंटू G2 ये मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? VZ, इसको RZ, G1Z, इसको G2Z। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P1Z बाई RZ को G1Z इंटू G2Z। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इनपुट RZ हो और आउटपुट VZ हो। तो देखिएगा ऑप्शन ए में यहाँ G2Z नहीं दिया हुआ है, यानी ये रॉन्ग हो गया। इसमें तो F वाला टर्म दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग है। इसमें देखिए दिया हुआ है G2Z G1Z, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 269, द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ ए डिस्क्रीट सिस्टम इज गिवन बाय। दिया हुआ है डिस्क्रीट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, अगर निकालिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी, मान लीजिए कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो उसका होता है ZI माइनस A इक्वल टू 0। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब I क्या है? यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है। अगर तो ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको कितना लिख सकते हैं? Z0 0 Z, क्योंकि 2 इंटू 2 का है, माइनस ए का वैल्यू कितना है? 0 1 -3 -5 इक्वल टू 0। अब ए कितना आ जाएगा? Z माइनस 0 Z हो जाएगा, 0 यानी -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और Z प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? Z² प्लस 5Z और प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। ए इज द करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 270, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। A discrete time system is said to be stable if and only if its response of unit impulse del t decay with k। हाँ, ये आपका क्या है? करेक्ट है। अगर डीके नहीं करता है, इंक्रीज करते जाता है तो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कब होगा? कि वो डीके करे तो। फिर बोल रहा है 2 में रूथ हर्विज टेस्टिंग में बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट डाटा सिस्टम यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी सही है। अभी क्या हम कर रहे थे कि ज्यूरी टेस्ट लगा के वो कर सकते हैं, मगर अगर आप डिस्क्रीट सिस्टम को ही रूथ हर्विज पे अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी वहां पे जेड, मान लीजिए Z² प्लस जेड अन प्लस ऐसे लिखा हुआ है, या ये तो डिस्क्रीट में है, इसको अगर रूथ हर्विज पे टेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्यूरी टेस्ट पे कर सकते हैं। मगर रूथ हर्विज पे करने के लिए क्या है कि इसको कंटिन्यूअस में बदलना होगा, एस डोमेन में। तो क्या कर सकते हैं? Z इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा से आप रिप्लेस करके, और जो भी फिर इक्वेशन बनेगा आपका, उस इक्वेशन को रूथ हर्विज से टेस्ट करके बता सकते हैं कि सिस्टम कैसा होगा। देखिए थर्ड नंबर में है, ए डिस्क्रीट डाटा सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द ऑल if any of the root of characteristic equation lies within unit circle of on the complex plane। देखिए ये रॉन्ग है। अगर मान लीजिए इसमें बोलने ही जाता है कि अगर सारे रूट अगर इस यूनिट सर्कल के अंदर में लाइज कर रहा है, कहीं भी लाइज कर रहा है तो क्या होगा? वो सिस्टम स्टेबल होगा। मगर यहाँ बोल रहा है कि अगर इनसाइड लाइट कर रहा है तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल नहीं होगा, इनसाइड अगर आ जाता है तो स्टेबल होगा। यानी थर्ड नंबर आपका रॉन्ग था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 271, इन ऑर्डर टू यूज रूथ हर्विज क्राइटेरियन
For determining the stability of sample data system, the characteristic equation 1 plus gz hz is equal to 0 should be modified by the using bilinear transformation of, अभी जस्ट बताया bilinear transformation कितना पे मॉडिफाई करते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, यहाँ ओमेगा के जगह r लिख दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट में दिया हुआ है फॉर द लीनियर डिस्क्रीट सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी इनसाइड द यूनिट सर्कल। अभी जस्ट बताया कि सारे अगर रूट यूनिट सर्कल के अंदर आ जाता है तो कैसा हो जाता है सिस्टम, स्टेबल हो जाता है, यानी 1 तो करेक्ट है आपका। अब देखिए 2 बोल रहा है द बोर्डेड डायग्राम ऑफ सैंपल डाटा सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या करते हैं, रूट थर्बिज आरएच क्राइटेरिया बनाते हैं, बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन रखकर हम लोग आरएच क्राइटेरिया बनाते हैं, यानी ये आपका रॉन्ग है। थर्ड बोल रहा है द रूट लोकस टेक्निक कैन बी यूज फॉर सैंपल डाटा सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग एनी मॉडिफिकेशन, यानी ये वाला भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर है 273, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन सिग्नल इज प्रिजर्व इन द सैंपल वर्जन इफ। तो देखिए यहाँ दो टर्म दिया हुआ है, एक ओमेगा एफ, ओमेगा एफ को बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एम को बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ होती है क्या कि ओमेगा एफ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ओमेगा एम हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के, तो क्या करते हैं कि जो भी सैंपल किए थे उसको हम रिकवरी कर सकते हैं, मगर यही अगर रहता ओमेगा एफ लेस देन 2 ओमेगा एम, तो जो भी हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो ओवरलैप कर जाता है। तो इफ वाले टर्म को बोलते हैं, अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी लेते हैं ओवर सैंपलिंग, ओवर सैंपलिंग। तो ओवर सैंपलिंग अलाउ है, मगर इस तरह का अंडर सैंपलिंग, आपका अंडर सैंपलिंग अलाउ नहीं है, रिकवर नहीं कर पाइएगा। अगर रिकवर नहीं कर पाइएगा, ओवरलैप हो जाती है, जब शिफ्टेड स्पेक्ट्रम ओवरलैप हो गया तो उसको बोलते हैं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जितना मान लीजिए ओवरलैप हो गया उतना को आप रिकवर नहीं कर पाइएगा, उसको बोलते हैं एलिएजिंग प्रॉब्लम या स्पेक्ट्रम फोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 274, कंपेयर टू कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम द डिस्क्रीट सिस्टम इज। देखिए कभी भी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम से डिस्क्रीट में बनाते हैं तो मोर एक्यूरेट हो जाती है, एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा, मगर एक्यूरेट होने के साथ साथ क्या है कि वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 275 बोल रहा है एन इम्पीडेंस फंक्शन एज पोल एंड जीरो एज फ्लो। पोल दिया हुआ है आपका, ये 275 का, ये पोल दिया हुआ है कहाँ कहाँ, -1 पे और -3 पे, और जीरो दिया हुआ है -2 पे और -4 पे। अगर इम्पीडेंस फंक्शन आप बनाते हैं तो पोल को कहाँ लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में, तो यानी f-1 यानी f+1 हो जाएगा, और यहाँ पे f+3 हो जाएगा, और जीरो को ऊपर लिखते हैं ये। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और एक यहाँ कांस्टेंट के रहता है, अभी के का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि जेड जीरो पर 8 दिया हुआ है, तो आप इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, f² प्लस 4f+3, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब ए वाला आप देखिएगा तो आपका सी और डी में दिया है, डी में दिया हुआ है, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, k इंटू f² प्लस 6f+8। अब बोल रहा है कि जेड जीरो, अगर जेड एफ का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर जीरो आप यहाँ रखिए तो कितना मिलेगा ऊपर में, k8/3, ये किसके इक्वल है, 8 के। यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, आप ये कीजिएगा, सॉरी, k का वैल्यू ये 3 हो जाएगा,
आपका k का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तब आपका ओवरऑल ZF कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर प्लस 18f प्लस 24 अपॉन f स्क्वायर प्लस 4f प्लस 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। आप ये जेबी गुप्ता के बुक में देखिएगा तो एक आंसर नंबर आपका ए दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो अगर ए आपको आएगा जब अगर पोल को आप जीरो मानते हैं जीरो को पोल मानते हैं तो आएगा, तो आपका रॉन्ग है। वहां पे आंसर आप सही कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।